नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में नया टॉपिक चालू कर रहे हैं दोस्तों। कुछ दिनों से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लासेस नहीं लगा पा रहे थे कुछ कारणवश, लेकिन अब से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आपने जितना भी दिन क्लास किया है उसका बैकअप आपको करना था। आपको कुछ ब्रेक मिला था तो आपको क्या करना था, पूरा जितना भी है एक बार रिविज़न करना था और सभी नोट्स आपको बनाने थे। मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसमें एक एक चीज़ें मेंशन है दोस्तों। आपको डिप्लोमा वाले हैं चाहे इंजीनियरिंग वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कंप्लीट नोट्स है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको बस प्रिंट करना है और पढ़ना है उसको। ठीक है दोस्तों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही अच्छे से एक एक बारीक चीज़ों को लिखा गया है उसमें। इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और नए प्रॉब्लम्स को आपको करने हैं। पहले आपको उस बुक को पढ़िए बढ़िया से। मैंने आप अभी तक जितने भी पढ़ाया है प्लस आगे जितना भी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल सर्किट का पूरा कंप्लीट नोट्स है। इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ना ही कुछ क्वेश्चन, है ना। तो आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास बुक का मटेरियल मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप कोई भी शॉप से आप फोटोकॉपी करा सकते हैं या डिजिटल फॉर्म में रखना चाहें डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी सर्किट्स। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट्स। इसको हिंदी में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में हमको बेसिक चीज़ें हमको जानना रहता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जिसमें पहला चीज़ आपको, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स में आएगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपको जानकारी होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए, और आपको ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, दो चीज़ें हैं। इतनी सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जिन्होंने मेरा मैथमेटिक्स का पहला सेक्शन नहीं देखा है बेसिक्स का, बिल्कुल जाके देखिए दोस्तों। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है कि क्या क्या मैथमेटिक्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, उनका उपयोग कैसे करना है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, प्लस आपकी एसी सर्किट से रिलेटेड। तो पहले सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी, है ना। इसमें रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट, और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें क्या करना रहता है आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछती हैं। तो आपके जितने भी ऐसी फंडामेंटल्स हैं सब कहीं ना कहीं वेक्टर्स हैं, आपके वेक्टर्स के फॉर्म में हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करते हैं। तो आपको इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके फॉर्म, है ना। जैसे ये देखिए, ये a प्लस आई बी, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म, मान लेते हैं जेड, दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, है ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं आर एट एंगल थीटा के फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब उसके बाद इसी को ई के पावर आई थीटा, आर ई के पावर आई थीटा लिखते हैं, इसको यूलर्स फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इनके यूज़ कैसे करते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। आपको ध्यान से सुनते रहना है और नोट करते रहना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एसी सर्किट्स में हमको पढ़ना है एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट में सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जेड, इसको डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये डिप्लोमा में एक अलग से चैप्टर भी है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है करके एक चैप्टर है, जो कि 5 से 10 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। चलिए सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये होता है a प्लस आई टाइम्स ऑफ b।
अब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, I इक्वल टू करंट होता है, इसलिए हमने यहां पर इसको चेंज करके A प्लस जे टाइम्स ऑफ बी लिख दिया है, बस, और कोई अंतर नहीं है दोस्तों। बस आपको इस तरीके से याद रखना है कि I इज नथिंग बट J। तो जो जो प्रॉपर्टीज हमने I के पढ़े हैं वो सिमिलर होते हैं आपके J के। चलिए तो देखते हैं यहां से आगे। अब ये जानते हैं कि J का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो J इक्वल टू क्या होता है आपका, इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो J एक ऑपरेटर है जिसका मान कितना होता है, रूट ऑफ -1। तो J का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। J का क्यूब करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या हो जाएगा, -1 इंटू J लिख सकता हूँ, तो J इंटू कितना हो जाएगा, ये J क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ J। इसी तरीके से J का पावर 100 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक ऑपरेटर है, इस तरीके से इसका जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये एक पावरफुल ऑपरेटर है दोस्तों, है ना, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। अब देखिए A प्लस आई बी को हमको पोलार में चेंज करना है, तो Z इक्वल टू अगर आपको दिया है A प्लस आई बी, इसको पोलार में कन्वर्ट करना है तो इसको मॉड ऑफ Z निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू R, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से एंगल ऑफ Z निकालेंगे तो ये होता है टेन इनवर्स B बाई A। तो ये मैथमेटिक्स है जिसका हमको यूज करना है इस चैप्टर में। तो मैं एक बार जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे, उनका क्या क्या हमको यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है। चलिए, तो ये एक ऑपरेटर है, देख लीजिए इस तरह। अब इसको मेरे कन्वर्ट करना है, देखिए A प्लस आई बी है, जैसे मैं बोलूँ कि √3 प्लस J इज इक्वल टू Z है। अब इसका मान मेरे को निकालना है मॉड ऑफ Z, है ना, तो मॉड ऑफ Z का मान कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना होता है दोस्तों, 2, तो मॉड ऑफ Z कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से R का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। एंगल ऑफ टेन इनवर्स B बाई होता है, टेन इनवर्स B का मान √3, 1 बाई √3, 1 बाई टेन इनवर्स 1 बाई √3 का मान कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना है, π/6। ये सब रेडियन में कन्वर्ट करना मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया हूँ, कैसे हम रेडियंस पे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इस तरीके से। तो आपको बेसिक्स के वीडियो देखने हैं, देख लीजिए। तो ये इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारा √3 प्लस J, इसको हम लिख सकते हैं 2 एट एंगल π/6। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यूलर्स फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। अब इसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से e का पावर I ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है cos ऑफ थीटा प्लस J साइन थीटा। तो ये याद रखिए, e का पावर I थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस J साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये क्या बोलता है कि पावर I n थीटा होगा तो cos n थीटा प्लस J साइन n थीटा होगा। अगर मैं पूरे का पावर n करूं इस तरीके से, तो ये n जो है इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये यूलर्स थ्योरम है, कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा है इस तरीके से। इसी तरीके से e के पावर माइनस I n थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos n थीटा है ना, cos n थीटा माइनस J साइन n थीटा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म को बोलते हैं। अगर मैं Z इक्वल टू आपको लिखूं R एट एंगल थीटा, इसी को मैं R e का पावर I थीटा भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या था, 2 एट एंगल π/6 था, तो इसको 2 e का पावर I थीटा की जगह π/3 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आपको कहीं पर नोटेशन मिल सकता है। तो ये बहुत आसान चीज़ें रहती हैं, बस आपको देखना है कि नोटेशन कैसे कैसे करते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। चलिए, तो ये आपको नोट करना है, यूलर्स फॉर्म, इसको बोलते हैं क्या, यूलर्स फॉर्म ऑफ यूलर्स फॉर्म। तो ये
अगर आपको कहीं पर नोटेशन इस तरीके से मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यही होता है और ये है ना। तो कहीं डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप के नोटेशंस हैं, हमको उन चीज़ों को समझना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से कि हमको कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करना रहता है। देखिए ध्यान से, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है या इसको बोल सकते हैं, और ये वाई एक्सिस है, ये इसको इमेजिनरी जे एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये प्लस प्लस वाला खाना होता है, ये माइनस प्लस वाला होता है, ये माइनस माइनस वाला होता है और ये प्लस माइनस वाला। आप जानते हैं इधर हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव होते जाता है, इधर जाते हैं तो निगेटिव होते जाता है वैल्यूज़, और ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था √3 + j, तो यहाँ पर a और b दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो z है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। उसके बाद आप अगर मैं इसको लिख रहा हूँ -√3 + j, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। इसके बाद देखिए अगर इसको मैं लिख रहा हूँ -√3 - j, तो ये होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब ये अगर देख लीजिए, अब यहाँ पर ये +√3 + -j है, तो अगर इस टाइप का है तो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए इसको नोट करेंगे। उसके बाद हमको देखिए ध्यान से, अभी मैं केवल आपको रेक्टेंगुलर टू पोलार कन्वर्जन बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, है ना। तो मैं अगर सेकेंड अगर एग्जांपल लूँ, अगर सेकेंड को मेरे को कन्वर्ट करना बताना है, -√3 + j को हमको कन्वर्ट करना है r एट एंगल थीटा या फिर e r = I थीटा में, है ना। यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है या पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ z अगर निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू r मॉड r। इसका मतलब क्या होता है, a² + b², दैट इज 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे तो √4 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो मॉडुलस में आपका चेंज नहीं होगा, केवल किस में चेंज होगा, आपका एंगल में चेंज होगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, केवल एंगल में आपको चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ पर है कुछ क्वांटिटी यहाँ पर रखी हुई है ना, तो इसको अगर इस तरीके से आप मिलाते हैं तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, देखिए ये पूरा 180 है, 180 में मैं अगर -θ कर दूँ इस तरीके से तो 180 - θ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर यहीं पर अगर ये चीज़ है यहाँ पर है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा देर बाद। तो ये चीज़ हो जाएगा, ये θ = यहाँ पर चेंज होता है 180 - θ, या θ' मान लेते हैं इसको, 180 - tan−1 b/a, tan−1 b/a, b का मान कितना है, √3, 1/√3। तो tan−1 180, इसका मान कितना होता है 60, 30 डिग्री है ना, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। 30 का मान कितना होता है π/6। अब 30 का कितने गुणा है, देखिए 30 × 5 है, 30 × 5 है, तो 30 का मान π/6 और उसको किससे गुणा कर देना है, 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ π/6। तो ये इसका आंसर होता है 5 π/6। तो ये यहाँ से एंगल जो है आपका 150 होगा, न कि 30। अगर यही चीज़ यहाँ है इस तरीके से था तो इसका एंगल था 30, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स आपके एंगल चेंज होंगे। इसी तरीके से तो ये दूसरा हो गया, देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से लिख लीजिए। तो ये हमारा कैसे चेंज हो गया, r एट एंगल थीटा में ये हो जाएगा 2 एट एंगल 5 π/6, या इसको लिख सकता हूँ 2e⁻⁵ 5 π/6। इसको आपको लिखते जाना है इस तरीके से। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं दोस्तों, जिसका हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये क्लास केवल मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि ऐसी सर्किट्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए मेरे को बेस की ज़रूरत है। तो मैंने
पहले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट जब चालू किया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वहाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक्स के क्या क्या कंसेप्ट्स लगेंगे बताए थे। जिन्होंने नहीं देखा है बिल्कुल जाके देखिए, वहाँ से क्लियर कीजिए और आज आपके एसी सर्किट्स का बेसिक क्लियर होगा। कल से हम कोर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगर मेरे को इसका कन्वर्ट करना है, देखिए दोस्तों, तो इसका मॉड ऑफ आर करेंगे तो 2 तो यहाँ तक आएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 180 और यहाँ पर प्लस थीटा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से एंगल चेंज होगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये माइनस और माइनस j√3 है। तो ये आपका हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 30 कितना हो गया 210। अब ये देखिए 210 को कितना लिख सकता हूँ, 7 गुणा 30, तो 7 इंटू पाई बाई, इसका मान कितना होता है 6, 7 पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 की जगह कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपका बनता है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए √3 माइनस जे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो तब भी यहां पर मॉडुलस तो हमारा ये रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये जो एंगल है ये वाला इस तरीके से एंगल बनेगा। तो ये देखिए पूरा कितना है 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा की जगह हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा करेंगे तो 360 माइनस 5, इसका मान कितना है 30, 360 में से 333, इसको क्या लिख सकता हूँ 30 गुणा 11 लिख सकता हूँ। 30 का मान कितना है पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 7 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 6, ये बस इस तरीके। तो ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। यहाँ पर आपको केवल tan इनवर्स क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, या फिर tan इनवर्स यहाँ पर लिख लीजिए आपको b/a थीटा बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस tan इनवर्स b/a। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 प्लस tan इनवर्स b/a। यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स b/a। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नोट करके रखना है। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आप इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करें। चलिए अब मैं बात करता हूँ वर्गमूल। हम वर्ग कैसे करेंगे, वर्गमूल कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। वर्गमूल, स्क्वायर रूट। देखिए मैं कुछ मैथमेटिक्स के टर्म्स यूज कर रहा हूँ, जिन लोग को आता है बढ़िया बात है, जिन लोग नहीं आता डायरेक्ट याद रख लो दोस्तों, इस तरीके से करते हैं, है ना। एक जैसे कि मैं बोलूँ चलिए दोस्तों इस तरीके से देखते हैं। या इसके पहले जैसे मैंने बनाया था इसका √3 प्लस आई कैसे निकालेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर कहीं पर अगर हमको √3 प्लस जे का रूट आ गया तो कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है। 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ, आपको इसका मान बताना है। चलिए आप ट्राई कीजिए, जो मेथड आपको लगाना है लगाइए, आपको मेरे को बस इसका मान बताना है कि रूट आप कैसे निकालेंगे इसका। चलिए देखते हैं आप, है ना, 12वीं पास है, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको बनना चाहिए। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन कहीं पर अगर आपको इस तरीके से अगर वर्ड्स मिल गए, कुछ भी दे सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से भी नहीं बना देखिए दोस्तों,
तो इसका जो एक्चुअल मेथड है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। अगर आपने 11th क्लास में हमें पढ़ा है तो लगभग एक पेज में बनते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए 10 सेकंड में कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसको कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म आर एट एंगल थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया था, कितना था, ये था 4 का रूट 2 एट एंगल थीटा का मान π/6। अगर आपको इसको रूट निकालना है तो देखिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको आपको रूट कर देना है, इसको डिवाइड बाई 2 कर देना है। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। r/2 हो जाएगा एट एंगल रूट r हो जाएगा एट एंगल θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट r का मतलब कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 हो जाएगा एट एंगल π/, ये कितना हो जाएगा, इसका बाई 2 करेंगे, गुणा हाफ करेंगे, तो गुणा हाफ करेंगे तो π/12 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, तो ये ट्रिक्स का आपको यूज करना है डायरेक्ट। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलिए इसका मेरे को जल्दी से रूट निकाल के बताइए। फास्ट सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, जल्दी से आपको बना के बताना है इसका रूट क्या होगा। चलिए चलिए जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए इसका भी अब मार्क तो 2 ही होगा, तो 2 का रूट कर देंगे तो रूट 2 हो जाएगा एट एंगल। इसका एंगल कितना आया था दोस्तों, कितना आया था एंगल इसका, 150 आया था, 11 बटे क्या था 5π/6 आया था, तो गुणा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको रूट 2 एट एंगल 5π/12। बहुत आसानी से बनेगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसानी से बनता है, 10 सेकंड लगते हैं इस टेक्निक से अगर बनाते हैं तो। बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो टेक्निक समझिए, है ना। हम लोग भी पढ़ते थे तो ये सब चीज़ें पता नहीं थी, बहुत तकलीफ होता था, है ना। तो ये चीज़ें हैं एकदम फास्ट बनता है। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, केवल इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे, a + IB की जगह यहाँ पर क्या है हमारा 1 + j दिया है, तो इसका मॉड ऑफ r करेंगे, कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1² + 1² मतलब रूट 2। थीटा tan 1 b/a tan 1 1/1, तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा = 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका कन्वर्ट हो गया कितना, ये हो जाएगा रूट 2 एट एंगल 45 मतलब कितना होता है π/4। अब इसका फिर से हमको रूट निकालना है, 1/2 करना है, तो ये देखिए इसका पावर कितना है, इसका रूट मतलब रूट 2 मतलब कितना है 1/2 है। अब फिर इसका पावर 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, r का पावर 1/2 गुणा 1/2, तो क्या हो जाएगा r का पावर 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/4 एट एंगल π/4 गुणा 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल को यहाँ पर ले आना है, तो π/8, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको नोट कर लीजिए और ये दो हमारे आपके होंगे। इसी तरीके से हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अगर मैं पूछूं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्यूब रूट आपका इतना कितना होगा, तो आपने इसके पहले इसको ये इतना था, आपने बाई 2 किया था, तो आप इसका पावर कितना कर रहे हैं, आप 1/3 कर रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। तो ये आपको क्या करना है, ये 1/3 को इसके पावर में ले आना है एट एंगल π/5 π/6, और ये चीज है इसको गुणा में ले आना है इसके, तो 2 का पावर 1/3 एट एंगल 5 π/18, तो ये इसका इस तरीके से आंसर आ जाता है।
जो कि आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे सॉल्व करने में। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको होमवर्क करना है, इसका क्यूब रूट और क्यूब रूटिंग करना है। तो इसी तरीके से आप अगर मैं बोलूँ कि r एट एंगल थीटा का पावर n है, तो ये आपका हो जाता है r का पावर n एट एंगल थीटा का पावर n थीटा। तो ये हमारा ट्रिक है, इसको लिख लेंगे सब। ठीक, किसी का पावर n निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमको स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताया है, जो कि आपका यूजफुल रहेगा किसी भी सर्किट्स में जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के लिए। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वहाँ बताया है एसी सर्किट्स में, यहाँ पर भी मैंने कुछ बेसिक्स आपको दिए हैं जो वहाँ के छूट गए थे। अब आपको क्या करना है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टडी स्टेट, इसको साइनोसॉइडल एसी एनालिसिस, हमको साइनोसॉइडल के बारे में पढ़ना है। साइनोसॉइडल मतलब हमारा होता है साइन वेव और कोसाइन वेव, कोसाइन या फिर कॉस बोल सकते हैं आप, ये मतलब है। तो केवल इन्हीं के बारे में क्यों पढ़ते हैं, पहली चीज तो इसका एक रीजन ये है कि हमारे जितने भी जो बेसिक मशीन्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं एसी जनरेट करते हैं, चाहे वो आपका डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो। तो एसी की खूबी ये है कि हम इसको बल्क के अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है और सबके घर में रहता है। हम इलेक्ट्रिकल वाले किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, है ना, चाहे वो अंबानी हो चाहे कोई हो, है ना, सबके घर में सप्लाई सेम भेजते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एसी की सप्लाई जो है सबके घर में सेम रहती है। और पूरे इंडिया में आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 50 हर्ट्ज होती है पूरे इंडिया में। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हर जगह आपको 50 हर्ट्ज मिलेगी। और अगर आपको डोमेस्टिक सप्लाई की बात करूं तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी है। ये आपको स्टैंडर्ड सप्लाई याद रखना है, स्टैंडर्ड एसी सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब इसमें ये जानते हैं हम लोग सबसे पहले चीज, है ना, तो इसमें देखिए ये हमारा जो फंडामेंटल एसी वेव है, साइन वेव किस तरीके से रहता है। तो फंडामेंटल हमारी जो वेव्स है साइन वेव इस तरीके से बनती है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल बोलते हैं। ये इस वेव का नाम है आपका साइन वेव। अगर मैं मान लेता हूँ ये वोल्टेज का वेव है इस तरीके से, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज अगर मेरे को वी ऑफ टी इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये होता है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो ये स्टैंडर्ड हम नोटेशन यूज करते हैं जहाँ पर वी एम दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म, या इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। उसके बाद ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड फाई इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। अभी बताऊंगा एक एक टर्म्स की क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले आपको याद समझना है मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। तो किसी भी वेव फॉर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो अधिकतम मान है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जो भी मैक्सिमम मान है, मान लेते हैं ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो ये जो है यहाँ पर वी मैक्सिमम ये है, तो ये देखिए 0 पाई और ये 2 पाई, तो ये इस तरीके से हमारा चलता है। देख लीजिए दोस्तों आगे इस तरीके से, है ना, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते रहता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है।
तो ये जो स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है आपका, इसको याद रखना है। ये हमारा इंडिया में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई इंडिया में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज रहती है, इसको याद रखना है। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और इसमें आप लिख लीजिए वोल्टेज में आपको ±10% तक का वेरिएशन अलाउ है, और फ्रीक्वेंसी में केवल ±1% है ना। आप इसको 1% से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी में डेविएशन होता है तो हमारा जो पावर सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए इसमें अलाउेबल मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट्स है ना, वेरिएशन वोल्टेज में कितना हो सकता है 230 ±10%। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और फ्रीक्वेंसी में कितना हो सकता है 50 ±1%। तो इतना केवल आपको स्टैंडर्ड वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कई एग्जाम में मैं देखा हूँ एसएससी में आपको कई बार पूछा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितना होता है, तो 250 वोल्ट ±10%। फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 ±1%, परसेंटेज इज वैल्यू 1/10। मतलब क्या है, तो वेरिएशन कितना हो सकता है 10%। 10% अगर 230 का निकालते हैं 10% होता है 23, तो 23 वोल्ट प्लस माइनस हो सकता है। मतलब कितना हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 230 + 23 हो सकता है, या 230 23, तो ये 352, 253 मैक्सिमम अलाउेबल है, तो मैक्सिमम इतना हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है 207, ये मिनिमम हो सकता है। अब फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो सकती है 1% मतलब 0.5, 50 + 0.5, तो मैक्सिमम कितना होगा 50.5 और मिनिमम कितना होगा 49.5। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है इन चीज़ों को, कितना वेरिएशन हो सकता है इस टाइप से। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ वर्ड्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि हमारा, मैंने आपको पहले चीज़ बता दी कि एम्पलीट्यूड क्या है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये इस तरीके से रहता है। और यहाँ पर जो 230 वोल्ट है दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। अभी आप बताऊंगा, ये आप बस आप नोट करके रखेंगे कि आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। और जो ये मान दिया हूँ दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, है ना, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड आल्सो। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब होता है 2πf, है ना। तो यहां से ही इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट जो होता है हमारा रेडियन पर सेकेंड होता है। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ω/2π। तो अगर आपको कहीं पर ओमेगा दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, F इक्वल टू हो जाएगा ω/2π। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ वर्ड्स जो आपने प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, स्कूलिंग में आपने ज़्यादातर इसको पढ़ा है, उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या चीज़ है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। तो मैं जितने भी इंग्लिश मीडियम वालों से बोलना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश में याद रखना है टर्मिनोलॉजी को। और अभी हम जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे तो मैक्सिमम कंटेंट्स आपकी इंग्लिश में रहते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि टर्म्स आपको इंग्लिश में समझना है। कि टाइम पीरियड बोलूँ मतलब आपको याद होना चाहिए कि आवर्तकाल क्या है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आवर्तकाल क्या है। तो देखिए ध्यान से, एक ऐसा टाइम है आवर्तकाल जिसके बाद रिपीटेशन चालू होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड t है, तो t के बाद क्या हो रहा है, देखो सेम चीज़ हमने रिप्रोड्यूस कर रखी अपने आप को, ठीक है। तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद यदि कोई वेव फॉर्म अपना साइकिल रिपीट करे दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे मैं बोलूँ अभी आपको कि आपका जैसे वीक है, तो एवरी 7 डे, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से रहता है, तो एवरी 7 to 8 डे क्या होता है, रिपीटेशन होता है।
तो मैं बोलूं कि जो वीक्स हैं, जो हमारे डेज हैं, उसकी टाइम पीरियड कितना होगा, तो 7 डेज होगा। 7 डेज के बाद नेक्स्ट डे क्या होगा आपका, फिर से रिपीटेशन होगा। तो यही तो, इसी को तो बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना समय लेता है। तो यहां पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपका कंप्लीट टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई के बराबर। अगर ये 2 पाई के बराबर होता है, इसको सेकेंड्स में आपको दर्शाना रहता है, तो 2 पाई सेकेंड, या फिर ठीक है। अब टाइम पीरियड अगर हम जान रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी 50 हर्ट्ज है इंडिया में, तो 1/50 को देखिए कितना कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ट्वेंटी का, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणा 5 दूनी 10 और ये 1000, 1/1000 क्या बोलते हैं हम लोग, मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड्स इसका होता है टाइम पीरियड। इन इंडिया टाइम पीरियड इज 20 मिली सेकेंड्स। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आवर्तकाल के बाद देखते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, एक सेकेंड में जितने चक्कर पूरा करेगा उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए आवर्तकाल क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने समय में कंप्लीट कर रहा है, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। और आवृत्ति किसे बोलेंगे, एक जो साइकिल एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगी उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट ऐसा बोल सकते हैं, ये चीज इसको क्या बोल सकते हैं आवृत्ति को, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है, एक सेकेंड में जितने भी आपके चक्कर लगाते हैं उसके क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। तो ये सब वर्ड्स आपको लिखिए। तो आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 50 सेकंड, 50 हर्ट्ज। इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। इंडिया में इतना होता है, बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका है, जापान है, वहाँ चीन है, आपको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, लेकिन आपको इंडिया में ये चीज़ें आपको 50 हर्ट्ज मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद तो आपको यहाँ तक नोट करना है, एक साइनसॉइडल इस तरीके से होता है जिसमें आपको, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दिया, आपको मैंने बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर मैं देखिए ओमेगा, अगर मैं यहाँ पर और लिखूँ इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/t भी इसको लिख सकता हूँ। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 2 पाई/t, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे फेस डिफरेंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फेस डिफरेंस। चलिए तो ये हमको याद रखना है कि साइनोसाइडल होता है इस तरीके से। अब मैं बात करूँगा फेस डिफरेंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस डिफरेंस, इसका हिंदी में कालांतर बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों तो हम फेस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फेस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फेस डिफरेंस का मतलब होता है कि दो वेव फॉर्म हैं तो उनके बीच का एंगल,
उसको बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अगर दो वेव फॉर्म इस तरीके से हैं, ये कोई वेव फॉर्म है मान लेते हैं, ये एक वेव फॉर्म है, और इसी के साथ साथ देखिए इस तरीके से एक दूसरा वेव फॉर्म भी चालू हो रहा है इस तरीके से, और जो इस तरीके से खत्म। ठीक है, मान लेते हैं ये बहुत कम है ना, तो इसका देखिए एम्पलीट्यूड तो सेम है, तो इसके बीच में जो गैप दिख रहा है इसी गैप को बोलते हैं हम लोग फाइव फेज डिफरेंस। तो ये चीज़ें दो प्रकार की होती है, कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार निगेटिव होता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये क्या चीज़ होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा टाइम है t, और ये हमारा मान लेते हैं v है। तो ये मान लेते हैं v है, और ये होता है हमारा टाइम पीरियड t। तो मैं बात करूं लीडिंग और लैगिंग कंसेप्ट्स में, है ना। तो फेज डिफरेंस एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग। इसको लीडिंग को बोलते हैं अग्रगामी, है ना, इसको बोलते हैं पश्चगामी। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो इसके लिए समझाने के लिए मैं बेसिक ट्रिक यूज करूंगा। जैसे ये मेरा पोजीशन है, जैसे ये सेंट्रल लाइन दो चीज़ें हैं इस तरीके से, इस तरीके से। एक मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ इस तरीके से, देखिए ये सेंटर लाइन बनाते हैं। तो ये मेरा पोजीशन है, मान लेता हूँ यहाँ पर फिक्स है पोजीशन। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पर रहूँ, यहाँ पर आ जाऊँ, तो ये देखिए पहले मेरा पोजीशन ये था, अब मैं यहाँ पर आ गया, तो इसके कंपेरिजन में मैं क्या हूँ, आगे हूँ। तो ये क्या होगा, लीडिंग की लैगिंग, लैगिंग होगा, और मैं क्या होऊंगा, लीडिंग होगा। तो ये चीज़ें हैं आपको क्लियर रखनी है। मैं बोलता रहा हूँ कि ये हम देखिए यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, अगर मैं बात करूं V2 और V1 में कौन आगे है कौन पीछे है, तो ये जो बीच का जो गैप है, ये जो बीच का गैप है, इसी को बोलते हैं हम लोग फाइव, फेज डिफरेंस फाइव। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको टाइम इन सेकेंड्स लूं, तो ये 0 सेकेंड में स्टार्ट हो रहा है, इसको मान लेता हूं 1 सेकेंड। तो जो V1 वेव फॉर्म है वो 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब ये आगे है, और V2 जो डायग्राम है आफ्टर 1 सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो पीछे है। तो कितना सेकेंड पीछे है दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिए, जो V1 डायग्राम है वो पीछे है किससे, V2 से, बाई 1 सेकेंड। या इसी को हम लोग एंगल के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इसको फाई बोल सकते हैं, सेम चीज है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो V1 वेव फॉर्म है V2 से आगे है, तो इसको मैं बोल सकता हूं V1 इज लीडिंग बाय V2, या क्या बोल सकता हूं, V2 पीछे है V1 से, V2 इज लैगिंग बाय। तो ये चीज होता है फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। और यहां कर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए कौन आगे कौन पीछे, तो यहां पर V2 आगे है, V2 आगे है दोस्तों, देख लीजिए यहां से V2 आगे है यहां पर। तो V2 यहां पर आगे है, क्या बोल सकता हूं, V2 इज लीडिंग बाय V1, या बोल सकता हूं V1 इज लैगिंग V2, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लैगिंग या लीडिंग का कंसेप्ट। जैसे मैं बोलूं इस तरीके से, ये दो पेन है मान लेता हूं इस तरीके से, तो ये जो पेन है इस तरीके से, अगर ये दौड़ रहे हैं दोनों इस तरीके से, ये दोनों ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या है, ये आगे है, तो ये पीछे है, तो इसको बोलेंगे पश्चगामी या लेगिंग बोलेंगे। तो ये जो है लैग कर रहा है किससे, इससे। और अगर इसका उल्टा बोलूं तो ये जो है लीड कर रहा है इससे। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो अगर ये मेरा बेसिक पोजीशन है, अगर इससे मैं आगे हूं तो आगे हूं, पीछे हूं तो पीछे हूं। तो जो आगे है उसको लीडिंग बोलते हैं और जो पीछे है उसको लैगिंग बोलते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। फिर उसके बाद मैं बताता हूं
कि फेजर क्या होता है। चलिए, तो इतना तक आप नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि फेजर क्या चीज़ होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से, है ना। तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखना है और नोट्स में आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। तो अभी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको बढ़िया से प्रिंट करा लीजिए और उसको देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फेजर की। फेजर क्या चीज़ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कला। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, फेजर क्या चीज़ है। जैसे फेजर है, जैसे ये कोई टाइम वेरिंग वेवफॉर्म है, ये कोई टाइम वेरिंग वेवफॉर्म है इस तरीके से। ये टाइम वेरिंग वेवफॉर्म का ये v है, ठीक है, और ये मान लेते हैं v मैक्सिमम है, ये v मिनिमम है, और ये हमारा v मैक्सिमम। तो हमारा फेजर क्या शो करता है, देखिए ध्यान से। जैसे ये मान लेता हूं, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको मैं रोटेट करूं इस तरीके से, देख लीजिए, देखिए अगर इसको मैं यहाँ बढ़ाऊँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, इसको यहाँ बढ़ाऊँ तो ये यहाँ तक मिलेगा, इसको यहाँ बढ़ाऊँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, फिर ये मिनिमम, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो कोई भी फेजर हमारा क्या चीज़ शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। फेजर शोस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन of any given waveform। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि फेजर क्या शो करता है, तो फेजर क्या शो करता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है किसी वेवफॉर्म का। तो ये कि मेरा टाइम वेरिंग वेवफॉर्म है, इसका फेजर ये है। तो फेजर क्या शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है किसी भी टाइम वेरिंग वेवफॉर्म का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और बेसिक कंसेप्ट्स को बताऊंगा और हम पूरे फंडामेंटल एसी को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल में जाएंगे, सीरीज, पैरेलल, रेजोनेंस, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप को क्या करना है, बिल्कुल 6 बजे आपको रेडी रहना है इवनिंग